अब भले ही मालदेव ने अपने पिता की हत्या की हो, जोधपुर राज्य प्राप्त किया हो, लेकिन मालदेव में एक योद्धा के, एक सैनिक के सारे गुण थे। मालदेव जब शासक बना था तो केवल 2 ही परगने थे मालदेव के पास में, एक तो जोधपुर और एक सोजत, मात्र 2। अपने सामंतों से पूछा, बोले भाई अब राजा तो बन गए अपन, तो कौन कौन से एरिया है अपने अंडर, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? बोले साहब 2 ही है, 2 ही परगने आपके अंडर। परगने मतलब एरिया। बोले कौन से? बोले एक तो जोधपुर और एक जहां आपका राज्य अभिषेक हुआ सोजत, बस ये 2 ही आते हैं। बोले बाकी जो परगने थे वो कहां गए? बोले साहब सामंतों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया, अब आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करते। मालदेव ने 52 युद्ध लड़े और एक एक करके परगनों को वापस जीतना शुरू किया, और 52 युद्धों में मालदेव ने 58 परगने जीते। ध्यान रखना, ये पूछा जाता है, कितने जीते? 58 परगने। तो क्या इन 52 युद्धों की बात करनी है? ना, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारे युद्धों पर हम बात करेंगे जो हमारे काम के हैं। शुरू करते हैं, पहले राजनीतिक गतिविधियां ले लेते हैं मालदेव के शासनकाल की, कि कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी। फिर कुछ रचनात्मक कला वाले काम ले लेंगे, कला संस्कृति के विद्वान वगैरह ले लेंगे। फिर कोई रानियों वाणियों की भी बात कर लेंगे हम। तो एक वीडियो में ये इतना सारा नहीं हो पाएगा, तो पहले हम राजनीतिक गतिविधियां लेते हैं, मतलब लड़ाइयां कराते हैं। अब तलवारें बजेंगी, रक्त बहेगा, युद्ध होगा। मालदेव ने कहा तो मतलब अपने पास 2 ही परगने हैं? बोले हाँ साहब। सोजत और जोधपुर है? बोले बिल्कुल साहब। तो क्या किया जाए? युद्ध करेंगे साहब, युद्ध करके आप जीतेंगे। चलो ठीक है, करो युद्ध की तैयारी। सबसे पहले शुरुआत कहां से करें? बोले शुरुआत कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो वीर आदमी हो। भाई मैं सबसे पहले किसी वीर को हराना चाहता हूं। बोले साहब ये भादराजून का एक शासक है, उसका नाम वीरा है, उसी को हरा लो। बोले ठीक। तो पहली जो शुरुआत करी अपने सैन्य अभियानों की, ध्यान रखना, वो कहां से करी? भादराजून से। भादराजून कहां पर आता है आपका? जालोर में। भादराजून, ये मालदेव का फर्स्ट सैन्य अभियान था। और यहां का जो शासक था वो था सिंधड़ वीरा। मालदेव ने अटैक किया, वीरा को पराजित किया और भादराजून पर अपना कब्जा कर लिया। यह जगह आती है यहां पर आपके मेड़ता, बताया मैंने पिछले वीडियो में भी, नागौर में आता है। मेड़ता के जो शासक थे वीरमदेव मेड़ता के थे, इसलिए वीरमदेव मेड़तिया। राठौड़ थे, ये भी इन्हीं के कुल के थे, वीरमदेव मेड़तिया। राव जोधा के पुत्र दूधा, दूधा से फिर वीरमदेव मेड़तिया, वीरमदेव के बेटे एक रतन सिंह, एक हो गए आपके जयमल, एक तो हो गए रतन सिंह, इसके अलावा दूधा के एक बेटे हो गए आपके वीरमदेव, वीरमदेव के बेटे आगे हुए जयमल। मैं बात करूंगा डिटेल से, है ना, मोटी मोटी बात समझना। वीरमदेव मेड़तिया ने राव मालदेव का इस पहले सैन्य अभियान में जो भादराजून में चलाया गया था, यहाँ के शासक वीरा सिंदल के खिलाफ चलाया गया था, जिसमें मालदेव जीते थे, वीरमदेव मेड़तिया ने मालदेव का साथ दिया था। अब ध्यान रखना इस चीज को, अभी ये साथ हैं, लेकिन आगे चलकर क्या ऐसी राजनीतिक भूल हुई जिसकी वजह से शेरशाह सूरी आकर मालदेव को पराजित करके चला जाएगा। क्लियर यहां पे? अब मालदेव ने पूछा, बोले देखो भैया वीर आदमी को तो हरा दिया, अब एक बात बताओ मेरे को। सामंतों से पूछा, एक बात बताओ। बोले हाँ साहब पूछो, क्या बात है? पिताजी के टाइम में, मतलब जब इनके पिता राव गांगा जब शासक थे, गांगा के टाइम में, बोले वो नागौर वाला कौन सा शासक था जिसने अटैक किया था, एक युद्ध हुआ था, कौन सा सेव की गांव का युद्ध हुआ था 1529 का, मेरे को पहले जानकारी दो, उसके बाद फिर युद्ध लड़ने चलेंगे, उस शासक से भी मुकाबला करना है। बोले हाँ साहब हम आपको बताते हैं, सुनो आप पूरी बात। बोले नागौर का एक शासक दौलत खां, उसने अटैक कर दिया था। कौन सा युद्ध हुआ था बताओ भाई? सेव की गांव का हुआ था साहब, एक गांव है सेव की, वहां पर ये अटैक हुआ था, आपके पिताजी के टाइम ये युद्ध हुआ था, और 1529 में। तो बोले इसमें तो अपन ही जीते थे। बोले अपन जीते थे साहब, आपने इसमें बहुत युद्ध कौशल का परिचय दिया था, सेव की गांव के युद्ध में नागौर के उस दौलत खां को आपने पराजित कर दिया था पूरे तरीके से। बोले दौलत के साथ एक जना और था ना? बोले हाँ साहब थे, आपके पिताजी के चाचा थे, शेखा, मतलब राव गांगा के चाचा शेखा। शेखा क्यों लड़ रहे थे भाई दौलत खां की तरफ से? बोले साहब वो सोजत वाला क्षेत्र है ना जो पाली में आता है, जहां पर आपका राज्याभिषेक हुआ। बोले हाँ, वो पहले शेखा के पास में था,
गंगा जी ने अटैक करके शेखा से वो सोजत छीन लिया। वो भागा भागा गया दौलत खां के पास में और कहा अपन दोनों मिल जाते हैं, दोनों भाई मिलकर अटैक करेंगे। बोले ठीक है। दोनों मिल गए थे, लेकिन सेव की गांव के युद्ध में आपके पिताजी ने हरा दिया, और उसमें तो आपने युद्ध कौशल का परिचय दिया था, इसीलिए वो पराजित हुए सेव की गांव का। बोले मेरे को ध्यान आ गया, अब ध्यान आ गया सारी बात। बोले और भी इसमें कुछ एक बात थी, एक हाथी था। बोले हाँ साहब, एक हाथी था ना, ये बड़ा हाथी था। क्या नाम है इस हाथी का? बोले साहब दरिया जोश। अब देखो नाम बड़े जोरदार हैं हाथियों के, दरिया जोश। हल्दी घाटी के युद्ध में हम देखते हैं कि अकबर के पास में जो हाथी थे, मर्दाना, गजमुक्ता, गजराज, रणमदार, हाथियों के नाम है हल्दी घाटी वाले, अकबर की तरफ वाले। और महाराणा प्रताप की तरफ से जो हाथी लड़ रहे थे उनके भी जोरदार नाम है, आपके लूणा, राम प्रसाद, खांडेराव, चक्रवाक। तो हाथियों के नाम जोरदार है। बोले नाम तो बहुत जोरदार है, दरिया जोश। तो क्या कहानी हुई थी इसको लेके? बोले साहब कहानी क्या थी, ये दौलत खां वाला हाथी था। अब मैं देखो कुछ नई चीज नहीं बता रहा हूं आपको, पिछले वीडियो में बता चुका वैसे, लेकिन एक बार फिर से रिपीट हो जाएंगी चीजें। बोले साहब ये हाथी था दौलत खां का। दौलत खां भाग गया था, उसका ये जो हाथी है, ये विरमदेव मेड़ता वाले है ना। बोले वही जो अभी भादराजून के युद्ध में अपने साथ थे। बोले हाँ साहब, उन्होंने पकड़ लिया था। फिर आपने उनसे कहा कि ये दरिया जोश हाथी मेरे को दे दो, उन्होंने शुरू में मना कर दिया। फिर आपने कहा कि नहीं ये तो देना पड़ेगा, तो उन्होंने ये हाथी भेज दिया और रास्ते में जहर देके मरवा दिया इस हाथी को। बोले अच्छा, वीरमदेव मेड़तिया ने मेरे को ये दरिया जोश हाथी नहीं दिया था जो दौलत खां का था। ठीक है, तुम बताते जाओ, पुराने गांव हरे करते जाओ, मैं वीरमदेव मेड़तिया पे भी अटैक करूंगा। तो कुल मिला के खुंदस तो थी नागौर वाले से पहले से, और नागौर पर अटैक कर दिया मालदेव ने। अब ये हुआ दूसरा युद्ध, इसको कहा जाता है हीराबाड़ी का युद्ध। हीराबाड़ी का युद्ध ये लड़ा गया 1533 में, कुछ जगह 1536 भी लिखा हुआ है इसका टाइम, है ना, ज्यादातर जगह 1533 ईस्वी दिया हुआ है, तो ध्यान रह जाएगा। हीराबाड़ी का युद्ध नागौर में, मालदेव और दौलत खां के बीच में। मालदेव ने दौलत खां को पराजित किया और नागौर पर अधिकार कर लिया। तो शुरू में तो केवल जोधपुर और सोजत ही था, भादराजून भी अब मालदेव के कब्जे में, नागौर भी अब मालदेव के कब्जे में। फिर मालदेव ने यह पूछा, बोले जब मैं अटैक करने के लिए जा रहा था नागौर में इस दौलत खां के ऊपर, तो हमने एक जने को बुलाया था, उसको भी हमने मैसेज किया था कि हम युद्ध लड़ने जा रहे हैं और इस युद्ध में तू हमारा साथ दे, और उसने हमारे मैसेज की अनदेखी कर दी। इतनी हिम्मत? बोले हाँ साहब आप सही बात कह रहे हैं, ऐसा हुआ था। बोले कौन था, मेरे को याद दिलाओ वापस। अरे बोले साहब ये सिवाना आता है एक, ये तो हटा दूं मैं, ये तो हो गया, नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे। बोले साहब ये सिवाना आता है। बोले सिवाना कहाँ पे? साहब ये नए जिले बनाए हैं, इसमें ये बालोतरा बाड़मेर को तोड़ के ये नया जिला बनाया है बालोतरा, इस बालोतरा में आता है सिवाना। सिवाना जो आप लोगों की शरण स्थली, मतलब मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली सिवाना, जिसको कहा जाता है जालोर के दुर्ग की कुंजी। बोले यहीं का एक शासक था डूंगर सिंह। डूंगर सिंह का मतलब डूंगर सिंह, शॉर्ट में बोलते डूंगर सिंह। बोले डूंगर सिंह को आपने चिट्ठी भेजी थी? बोले मैं दौलत खां पे अटैक करने के लिए जा रहा हूं, आजा मेरा साथ दे। उसने चिट्ठी को महत्व नहीं दिया, फेंक दी, बोले नहीं आ रहा मैं तो। अच्छा इतनी हिम्मत, अटैक। तो मालदेव ने फिर किया सिवाना के ऊपर अटैक, और सिवाना के शासक डूंगर सिंह को पराजित कर दिया। और सिवाना पर अटैक क्यों किया, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए, हालांकि तो बहुत ज्यादा डेप्थ में हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए तो उसमें आप लिखना कि सिवाना के शासक डूंगर सिंह ने मालदेव के नागौर अभियान पर जाते समय मालदेव की सहायता नहीं की थी, इसलिए यहां पर अटैक कर दिया। तो एक तो भादराजून का हो गया, वीरा को हरा दिया, नागौर पर अधिकार कर लिया, दौलत खां को हरा दिया, फिर डूंगर सिंह को हरा दिया, सिवाना पर अधिकार कर लिया। अब मालदेव ने फिर अपने सामंतों से कहा कि मेरे को एक चीज बहुत बर्दाश्त से बाहर है। बोले क्या? ये हाथी। बोले हाथी है तो मर गया ना दरिया जोश। अरे पूरी बात सुनो, वीरमदेव मेड़तिया से मैंने हाथी मांगा था, मेड़ता वाले से, उन्होंने हाथी नहीं दिया, ये हाथी मेरे को चाहिए था। तो बोले अब मेड़ता पर अटैक करेंगे, वीरमदेव मेड़तिया पर। बोले लेकिन साहब वो भादराजून में अपने साथ थे, आपका साथ दिया था उन्होंने युद्ध में, अटैक। अब देखो ये राजनीतिक भूल है मालदेव की, कैसे अपने ही कुल के लोगों को यहां पर शत्रु बना लिया, बीकानेर वालों को भी, मेड़ता वालों को। इसी का परिणाम ये रहा कि अब आगे चलकर शेरशाह सूरी से पराजित होना पड़ेगा, सुनते जाना। तो मालदेव ने अटैक किया मेड़ता की तरफ। मेड़ता पर, वीरमदेव मेड़तिया पर अटैक करने के दो रीजन थे। क्या रीजन थे? कि एक तो वो दरिया जोश हाथी, दूसरा वीरमदेव मेड़ता ने अजमेर पर अधिकार कर लिया था।
और मालदेव नहीं चाहते थे कि वीरमदेव का अधिकार हो मेड़ता पे, इस पे अजमेर पे। मालदेव ने कहा कि अजमेर मुझे दे दे, और वीरमदेव मेड़तिया ने कहा नहीं दूंगा। तो ये दो रीजन थे। एक तो क्या कारण कि हाथी नहीं दिया था, उस हाथी को मरवा दिया था। दूसरा, मालदेव के मांगने पर अजमेर नहीं दिया था मालदेव को, इसीलिए वीरमदेव मेड़तिया पर अटैक कर दिया, और अटैक करने के बाद मालदेव ने मेड़ता भी छीन लिया और अजमेर भी छीन लिया। तो देखो अभी कैसे दो परगनों से शुरुआत हुई। भादराजुड़ छीना, फिर सिवाना पर अधिकार किया, फिर नागौर पर अधिकार किया, फिर मेड़ता पर अधिकार किया, फिर आपके अजमेर पर अधिकार किया। मतलब टेरिटरी जो है बढ़ती जा रही है। अब यहां अगर इस पर अधिकार किया तो बीच वाले सारे रास्ते मालदेव के हैं, पूरा क्षेत्र मालदेव का ही है। यहां पर ये वीरमदेव मेड़तिया सीधे पहुंचे शेरशाह सूरी के पास में, और शेरशाह सूरी से जाकर ये कहा, कहां गए शेरशाह सूरी, ये रहा, ये शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी से कहा कि आप हमारी हेल्प करो, मालदेव राठौड़ पर आप अटैक करो, इसमें हम आपका साथ देंगे। शेरशाह सूरी ने कहा रुक जाओ, अभी बीकानेर वाले भी आएंगे, क्योंकि मालदेव अभी बीकानेर वालों के साथ में भी लड़ेगा, उनको भी आने दो, तीनों इकट्ठा अटैक करेंगे। बोले ओके। तो अब वापस आओ। अब लेकिन आगे और बढ़े हैं, तो पहले हम अटैक करा लेते हैं इधर मेवाड़ की तरफ, और फिर बीकानेर की तरफ अटैक करा लेंगे। देखो मालदेव ने क्या अपना राज्य विस्तार तो बहुत किया, लेकिन चारों तरफ दुश्मन बना दिए, सबके साथ लड़ाइयां, सबके साथ लड़ाइयां। यह है मेवाड़, यह है मारवाड़। शुरुआत में मारवाड़ और मेवाड़ के रिलेशन अच्छे थे, मालदेव जब शासक बने थे उस समय दोनों के रिलेशन अच्छे थे, और मालदेव ने तो मेवाड़ वालों की हेल्प भी की थी। 1532-33 में भाई हम देखते हैं, जो गुजरात का जो बहादुर शाह जिसने अटैक किया था मेवाड़ पर, जिसके कारण वहां वीरांगनाओं को जौहर करना पड़ा, योद्धाओं को केसरिया करना पड़ा, तो दोबर वो आया था, और उसके खिलाफ मालदेव ने अपनी फौज भेजी थी मेवाड़ वालों की सहायता के लिए। तो इसका मतलब मारवाड़ और मेवाड़ के रिलेशन अच्छे हैं भाई। 1532 और 34-35 वाला, तो दोनों टाइम हेल्प की थी। फिर इसके अलावा 1537 ईस्वी में जब बनवीर ने चंदन की हत्या कर दी थी उदय सिंह समझकर, तो बनवीर को वहां से पन्ना दाई के द्वारा कुंभलगढ़ ले जाया गया। कुंभलगढ़ में उदय सिंह का राज्याभिषेक कर दिया गया था। देखो दिखाऊं आपको, वैसे तो मेवाड़ रियासत में बता चुका, तो इसलिए कई चीजों को मैं बहुत ज्यादा डिटेल से चर्चा नहीं करूंगा जिन पर मैं बात कर चुका हूं। ये उदय सिंह, तो उदय सिंह को शासक बनाने में भी मालदेव ने बहुत साथ दिया था 1537 में, जब ये कुंभलगढ़ के दुर्ग में थे। फिर 1540 ईस्वी में जब महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़ पर अटैक किया, क्योंकि चित्तौड़ पर किसने कब्जा कर रखा था, बनवीर ने, तो इन्होंने अटैक किया और एक युद्ध हुआ था, मावड़ी का युद्ध। ये कहां आता है, उदयपुर में आता है। कब हुआ था, 1540 में। और इस युद्ध में महाराणा उदय सिंह ने बनवीर को पराजित कर दिया था। बनवीर या तो मारा गया या भाग गया। इस मावड़ी के युद्ध में भी मालदेव ने महाराणा उदय सिंह का साथ दिया था। मतलब एक बात तो स्पष्ट हुई यहां से, क्या कि मारवाड़ और मेवाड़ के रिलेशन अच्छे थे, लेकिन फिर भी दोनों में दुश्मनी हो गई। कारण क्या है, कारण है एक महिला, शादी। मेवाड़ के एक व्यक्ति थे झाला जैत सिंह, झाला जैत सिंह। मेवाड़ से कुछ नाराजगी रही होगी, झाला जैत सिंह मेवाड़ को छोड़कर और इधर आ गए मारवाड़ की तरफ, यहां पर। और यहां पर मालदेव राठौड़ ने झाला जैत सिंह को एक जागीर का पट्टा दे दिया, खैरवा। बोले खैर आप आ तो गए, तो एक काम करो, ये खैरवा का पट्टा लो, यहां पर रहो, जो रेवेन्यू वगैरह आए अपना जीवन निर्वाह करो, और उसका कुछ हिस्सा हमारे पास भी पहुंचवा देना। झाला जैत सिंह मालदेव से बड़े प्रसन्न, बोले साहब मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहता हूं। बोले कर दो, इसमें क्या दिक्कत है। तो झाला जैत सिंह की जो बड़ी पुत्री थी उनका नाम था स्वरूप दे। ये नाम ध्यान रखना, क्योंकि स्वरूप दे का मालदेव के ऊपर बहुत प्रभाव था, और स्वरूप दे ने अपने छोटे बेटे चंद्रसेन को अपना अगला राजा बनवा दिया था मालदेव से कहकर। तो झाला जैत सिंह ने अपनी बड़ी बेटी स्वरूप दे की शादी कर दी मालदेव के साथ में। अब एक दिन मालदेव घूमते घामते झाला जैत सिंह के घर पहुंचे। झाला जैत, आओ आओ कंवर साहब आओ, बैठो, और क्या चल रहा है। मालदेव की नजर झाला जैत सिंह की जो दूसरी पुत्री थी रूपवती, नाम ही देख लो ना, रूपवती है तो बहुत सुंदर थी, रूपवती पर नजर पड़ी, और मालदेव ने कहा कि इनसे भी मेरी शादी करो। झाला जैत सिंह ने इस बात को अपना अपमान समझा
और मना कर दिया, जैसा लिखा हुआ उदयपुर राज्य का इतिहास भाग 1 में। तो मालदेव ने कहा कि आप अगर इच्छा से नहीं करेंगे तो मैं जबरदस्ती शादी कर लूंगा। तो झाला जैत सिंह, अब राजा से कौन लड़े भैया, फिर राजा के एरिया में आप बैठे हो, राजा ने आपको खैरवा का पट्टा दे रखा है। झाला जैत सिंह ने कहा 2 महीने का टाइम दो, 2 महीने तैयारी वारी कर लूँ मैं, उसके बाद फिर कर दूँ। बोले ठीक है। झाला जैत सिंह ने यहां से मैसेज भिजवाया मेवाड़ के शासक महाराणा उदय सिंह के पास में, मेरी दूसरी बेटी है, रूपवती है, बहुत सुंदर है, आपसे शादी करना चाहता हूं। कौन राजा मना करेगा। महाराणा उदय सिंह ने कहा, आ जाओ, वेलकम। झाला जैत सिंह अपनी पुत्री को लेकर मेवाड़ में गए और महाराणा उदय सिंह से शादी कर दी। जब ये गए थे तो इनकी जो बहन है स्वरूप दे, वो विदा करने आई। जब ये मारवाड़ से जा रहे थे, बिना मालदेव को बताए, भाई मालदेव शादी करना चाह रहे हैं और आप उनको बता क्या होगे कि साहब मेरे पिताजी तो कहीं और शादी कर रहे हैं, तो नाराज हो जाए। तो बिना बताए आई, बोले मैं तेरे को कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ। तो रूपवती को एक डब्बा दिया, बोले इसमें सोने के कुछ गहने वगैरह हैं, ये ले जा। ये जब वहां पर लेकर गए तो उस डब्बे को खोला तो उसमें सोने के गहने नहीं निकले, उसमें करणी माता की मूर्ति निकली। दरअसल स्वरूप दे ने गलती से सोने के आभूषणों के मतलब गहने का डब्बा देने की बजाय करणी माता वाला जो डब्बा था वो दे दिया था। इसीलिए यहां पर उसी ये जो करणी माता की जो मूर्ति निकली, उनकी ही 2 बार पूजा होती है साल में, मतलब एक कोई बड़ा आयोजन होता है, कौन से महीने में होती है मुझे ध्यान नहीं आ रहा। क्लियर यहां पर। तो ये वाला जो विषय था रूपवती वाला, इसको लेकर मालदेव चिढ़ गए उदय सिंह से, और मालदेव ने अटैक कर दिया कुंभलगढ़ के ऊपर। ये राजसमंद जिला है, एक दुर्ग आता है यहां पर कुंभलगढ़ का, यहां पर कर दिया अटैक। खूब प्रयास किए, लेकिन मालदेव कुंभलगढ़ को नहीं जीत पाए, और जब नहीं जीत पाए तो वापस लौटना पड़ा। लेकिन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा तो हो गया। मालदेव उधर से चिढ़ गए उदय सिंह से, और उदय सिंह भी मालदेव से चिढ़ गए कि अच्छा हमारे ऊपर अटैक किया है। तो पिछली जितनी भी अच्छी अच्छी बातें थी कि गुजरात के बहादुर शाह के टाइम हेल्प की थी, वो भी भूल गए। मावड़ी के युद्ध में उदय सिंह की सहायता की थी, वो भी भूल गए। दोनों भूल गए कि नहीं, अब अपन दुश्मन नंबर 1। अब एक जोरदार किस्सा, दुश्मनी तो हो ही रखी थी, तो यहां पर आ जाओ। अब एक और युद्ध की बात कर लेते हैं, हरमाड़ा का युद्ध। कब लड़ा गया? 1557 में। ये हरमाड़ा कहां पर आता है आपका? अजमेर में आता है। तो सुनो अब किस्सा। ये एक व्यक्ति है हाजी खां पठान, ये वाला। ये दरअसल मेवात का सूबेदार था, जो अपने अलवर भरतपुर वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला जो क्षेत्र है, इसको मेवात बोलते हैं। ये मेवात का सूबेदार था। किसकी तरफ से? शेरशाह सूरी। लेकिन सूरी तो मर चुका था इस टाइम। शेरशाह सूरी का ये सूबेदार था, लेकिन शेरशाह सूरी 1545 में मर चुका था, उसकी डेथ हो गई थी। और अभी हम कब की बात कर रहे हैं? 1557, जो हरमाड़ा का युद्ध है। 1557 के टाइम अब मुगल शासक कौन? अकबर। अकबर ने देखा कि शेरशाह सूरी का आदमी है भाई यहाँ पे मेवात की तरफ, और शेरशाह सूरी ने पापा पर अटैक किया था। अकबर का पापा हुमायूं, तो बोले पापा को हराया था चौसा कन्नौज के युद्ध में और बिलग्राम के युद्ध में। तो अपने एक व्यक्ति को कहा अकबर ने, उस व्यक्ति का नाम था पीर मोहम्मद सरवानी। सरवानी था कोई? बोले सरवानी। बोला हाँ साहब, देख सरवानी की बात तो है नहीं, तू जा मेवात की तरफ और हाजी खां जो शेरशाह सूरी का आदमी था उस पर अटैक कर। ठीक साहब। इसने जब इधर अटैक किया तो हाजी खां भागा, भागता 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 पहुंचा अजमेर। अजमेर किसके अंडर में? मालदेव राठौड़ के अंडर में। क्यों, कब कैसे आया अंडर में? बताया था मैंने आपको। वीरमदेव मेड़तिया को आके मेड़ता छीन लिया था मालदेव ने, और अजमेर भी छीन लिया था। जब ये यहां पर आया तो मालदेव को सूचना मिली कि हाजी खां आया हुआ है, आपके क्षेत्र में आया हुआ है। बोले अच्छा, कौन हाजी खां? बोले साहब वो शेरशाह सूरी का आदमी था पहले कभी। शेरशाह सूरी ने मालदेव पर भी अटैक किया था 1544 में, जिसकी अभी हम बात करेंगे, जिसको गिरी सुमेल का युद्ध कहा गया। उस गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी ने मालदेव को पराजित कर दिया था, और मालदेव को युद्ध स्थल छोड़कर बीच में ही भागना पड़ा था। तो शेरशाह सूरी के नाम से ही बोले शेरशाह सूरी का आदमी है, पकड़ो इसको। अपनी एक सेना भेजी, कोई पृथ्वीराज थे उनके नेतृत्व में, बोले जाओ और उसको पकड़ लो और पकड़ के उनको लूटो। ठीक है। तो मारवाड़ की तरफ से एक सेना गई अजमेर इस हाजी खां पठान को पकड़ने के लिए, और इसका सारा जो सामान वामान था वो सबको लूटने के लिए। इसने अपना एक आदमी भेजा, और यह आदमी भेजा इसने मेवाड़ की तरफ, महाराणा उदय सिंह के पास में, और ये कहा त्राहिमाम,
प्रभु बचाओ, हमारी हेल्प करो। बोले क्या हो गया, किससे हेल्प करनी? बोले साहब अजमेर में आया हुआ हूं, मारवाड़ के मालदेव राठौड़ ने एक सेना भेज दी मेरे ऊपर अटैक करने के लिए। बोले चिंता मत कर, मारवाड़ वालों से तो हमारा 36 का आंकड़ा है, तेरी हम हेल्प करेंगे। महाराणा उदय सिंह गए अपनी फौज लेके। अब एक तरफ तो मेवाड़ की फौज, एक तरफ मारवाड़ की फौज। मारवाड़ के जो सामंत थे उन्होंने आपस में बैठ के चर्चा की। बोले देखो भाई, मालदेव के टाइम में अपने जिंदगी भर युद्ध लड़ रहे हैं, और शेर शाह सूरी से पहले जो अपना मुकाबला हुआ था उसमें अपने योग्य सेनापति जेता और कूपा मारे गए, और भी बहुत सारे योग्य व्यक्ति मारे गए। क्यों फालतू में इस आदमी के चक्कर में अपना आपस में लड़े? तो मारवाड़ की फौज एक बार लौट गई। अब महाराणा उदय सिंह ने इस हाजी खां से कहा, ये महाराणा उदय सिंह, ये हाजी खां से कहा, देख भाई हाजी खां। बोले हाँ हुकुम, मैंने तेरी हेल्प की। बोले बिल्कुल माई बाप आपने करी, आप हेल्प नहीं करते तो मारवाड़ वाले मेरे को पकड़ के कूटते। तो मैंने तेरी हेल्प की है तो इसके बदले मुझे कुछ दे, मांग लो, जान मांग लो। बोले जान नहीं चाहिए, ये चाहिए। बोले नहीं साहब ये तो नहीं थी, ये थी रंग राय। रंग राय पात्र, पात्र जो शब्द है वो वैश्या के लिए प्रयुक्त होता था। तो उदय सिंह ने ये रंग राय पात्र हाजी खां पठान से मांगी। हाजी खां पठान ने जब मना कर दिया तो महाराणा उदय सिंह ने कहा युद्ध के लिए तैयार रह भैया, या तो वैसे दे दे हंसी खुशी, या फिर मेरा मुकाबला कर। अब वो हाजी खां जो मालदेव राठौड़ के विरुद्ध सहायता मांगने के लिए महाराणा उदय सिंह के पास में गया था, अब ये भागा भागा गया मालदेव राठौड़ के पास में। बोला प्रभु बचा लो। बोले तू यहां कैसे आया? बोले साहब वो मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन अब वो महाराणा उदय सिंह जो है वो मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं, ये सारी बात है। अच्छा। बोले मैं वैसे तो तेरी हेल्प नहीं करता, लेकिन मेवाड़ वालों से हमारा 36 का आंकड़ा है, तो मैं तेरी हेल्प करने के लिए चलूंगा। मतलब मालदेव राठौड़ ने अपनी एक फौज भेज दी। तो अब एक तरफ तो हो गए ये दोनों, इधर मेवाड़ वाले अकेले। दोनों ने मिलकर महाराणा उदय सिंह को पराजित किया और महाराणा उदय सिंह को यहां से वापस लौटना पड़ा। तो ये हरमाड़ा का युद्ध जो 1557 में लड़ा गया, हरमाड़ा जो आपके अजमेर में आता है, हाजी खां पठान और मालदेव राठौड़ एक गुट और महाराणा उदय सिंह एक गुट, और एक महिला के कारण ये युद्ध लड़ा गया था। उस महिला का नाम था रंग राय पात्र थी ये, जो कि हाजी खां पठान की महिला थी। क्लियर इतनी बात? तो अब देखो फिर मैप से अगर आप ये देखोगे कि कैसे मालदेव राठौड़ की जो महत्वाकांक्षा है, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, उसमें बहुत सारे क्षेत्रों को जीतने के कारण खुद के वंश के लोगों को भी दुश्मन बना लिया था। यहाँ पे एक तो वीरमदेव मेड़तिया को नाराज कर दिया था, फिर मेवाड़ वालों को भी नाराज कर दिया महाराणा उदय सिंह को। इसके अलावा चलो ये भादराजूण पर अभियान की शुरुआत की थी, वीरा सिंदोड़ को हराया था। फिर सिवाना वाला जो है यहाँ के डूंगर सिंह को इसलिए पराजित किया कि तू मेरे साथ नागौर के अटैक के टाइम में क्यों नहीं आया। फिर इसके अलावा ये नागौर का जो था आपका दौलत खां, उस दौलत खां को पराजित किया। फिर इसके अलावा इधर आओ ये बीकानेर, मालदेव राठौड़ फिर बैठे हुए थे, फिर सामंतों को बुलाया। सामंतों ने फिर सोचा कि आज वापस हथेली में खुजली चल रही होगी। बोले हाँ हुकुम बोलो। बोले हाथ में खुजली चल रही है। बोले हमको पता था। अब कहां अटैक कर रहे हैं? बीकानेर पे अटैक करो। बोले साहब लेकिन बीकानेर के शासक तो जैत सिंह हैं। तो क्या हुआ? बोले साहब अपने ही कुल के हैं, वो भी राठौड़ ही हैं, अपने को तो राज्य का विस्तार करना है, तुम तो अटैक करो बीकानेर के ऊपर। और एक फौज भेज दी यहाँ पे, कूपा महराजोत, वही जेता और कूपा, और एक पंचायन करम सिंह, इनको सेना का नेतृत्व देके भेजा। कूपा महराजोत और पंचायन करम सिंह। बोले जाओ बीकानेर पर अटैक करो। बीकानेर के शासक जैत सिंह को जब इस बात का पता चला तो जैत सिंह ने अपना एक मंत्री था नगराज या नागराज। बोले नगराज जी। बोले हाँ साहब, शेर शाह सूरी के पास जाओ आप, और शेर शाह सूरी से कहो कि हमारी हेल्प करो। ये नगराज जी वहां पे गए लेकिन हेल्प उपलब्ध नहीं हो पाई। तो जैत सिंह ने सबसे पहले अपने परिवार को सुरक्षित रखा। बोले पहले तो मैं अपने परिवार को कहीं सुरक्षित स्थान पे छोड़ूं, उसके बाद फिर युद्ध करूं, कि अगर मैं लड़ते लड़ते मृत्यु को भी प्राप्त हो जाऊं तो कम से कम मेरे बेटे बेटे वो तो बचे रह जाएं। तो जैत सिंह ने अपने परिवार को सारस्वत जगह पर छोड़ दिया। सारस्वत जो आपके कहा था वर्तमान हरियाणा में, इसको जानते हैं हम सिरसा के नाम से, इसी को कहा गया सारस्वत। वहां अपने परिवार को सुरक्षित छोड़ा। फिर ये दोनों आपस में आके मिले। एक तरफ मालदेव की सेना का नेतृत्व कर रहे हैं कूपा महराजोत, पंचायन करम सिंह, दूसरी तरफ बीकानेर की सेना। और ये एक स्थान था पाहेबा या साहेबा, पाहेबा का युद्ध या साहेबा का युद्ध।
1500, कुछ जगह देखो 1541 इसका टाइम दिया हुआ है और कुछ जगह 1542 दिया हुआ है। हालांकि जो राजस्थान का इतिहास गोपीनाथ शर्मा की किताब है उसमें 1542 ये टाइम दिया हुआ है। ठीक है, ये युद्ध हुआ और इस युद्ध में मालदेव की सेना जीत गई, बीकानेर पर अपना कब्जा कर लिया। जैत सिंह लड़ते 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 मृत्यु को प्राप्त हुए और बीकानेर का प्रशासक बना दिया गया कोपा महराजोत को। मालदेव ने कहा मैं बहुत खुश हूं, तुम बीकानेर के प्रशासक। बोले साहब प्रसन्न अगर ज्यादा हो तो थोड़ा बहुत और कुछ। बोले हाँ, और भी तुमको परगने दिए जाते हैं। बोले एक तो हिसार वाला परगना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू साहब। इसके अलावा बोले फतेहपुर भी ले लो, थैंक यू साहब थैंक यू। और क्या चाहिए? बोले साहब वो डीडवाना वाला उस पर भी इच्छा है। बोले डीडवाना भी ले लो। बोले साहब वो झुंझुनू वाला थोड़ा सा वो भी ले लो, झुंझुनू भी ले लो। तो मालदेव ने इस बीकानेर युद्ध को, इस पाहेबा के युद्ध को जीतने के कारण कोपा को बीकानेर का प्रशासक बनाया और प्रसन्न होकर कुछ परगने दे दिए, हिसार का, फतेहपुर का, डीडवाना का, झुंझुनू का, ये परगने दे दिए। तो देखो आप सोचो एक बार कि वहां हिसार तक का परगना अगर इनको मिल रहा है तो इसका मतलब मालदेव के अंडर में, तो मालदेव का राज्य, मारवाड़ के राठौड़ों का राज्य कितना विस्तारित हो गया। ये पूरा भादराजून, नागौर, मेड़ता, इसके अलावा आपका सिवाना, इधर ये जैसलमेर की तरफ भी अटैक किया था, या आपका पोखरण वाला क्षेत्र हो, या फिर ये इधर ये फलोदी वाला क्षेत्र हो, या फिर इसके अलावा यहाँ पर आपका सातलमेर का कस्बा हो। जैसलमेर के एक शासक थे, ध्यान रखना, बात है ये आपके 1552 ईस्वी की। ये टाइम वाइम याद रखने की बात नहीं है ना, नहीं पूछेगा, अगर पूछ ले तो भैया फिर वो जरूरी नहीं, पूछ भी ले। 1552 में यहाँ के शासक थे लूणकरण भाटी, ये नाम ध्यान रखना, इनकी पुत्री से शादी होगी मालदेव की। लूणकरण भाटी पर अटैक करने के लिए गए थे मालदेव, लेकिन लूणकरण भाटी ने कहा बोले क्या रखा है लड़ाई में, सब मोह माया है। पैसा दिया मालदेव को और मालदेव को धन देकर वापस लौटा दिया। मतलब एक प्रकार से पैसा देकर वो समझौता कर लिया, संधि कर ली। तो आप केवल ये देखो कि मालदेव ने अपना कहां दूर 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 तक, ये पूरा बीकानेर भी हो गया, वो हिसार, पूरा दूर तक मारवाड़ के राठौड़ों का राज्य विस्तारित कर दिया। तो इसीलिए कहा जाता है कि मालदेव जब शासक बने थे तो इनके पास में मात्र उस समय 2 परगने थे, जोधपुर और सोजत। और फिर 52 युद्ध लड़े और 52 युद्धों में 58 परगने जीत लिए। तो मारवाड़ी मारवाड़ हो गया चारों तरफ। अब ध्यान देना, मालदेव के दुश्मन बन गए। एक नाम ध्यान रखना, लूणकरण भाटी, इनकी पुत्री है उमादे भटियाणी, उनसे शादी होगी और वो शादी की पहली रात ही मालदेव से रूठ कर चली जाएंगी, इसलिए इतिहास में रूठी रानी के नाम से जानी गई। वो हम बात करेंगे, या तो इस वीडियो में कर लेंगे, ये वीडियो लेंदी होगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। अब ध्यान देना, अब एक व्यक्ति के पास आओ, ये शेरशाह सूरी के पास में 2 आदमी पहुंचे। एक तो वीरमदेव और एक बीकानेर के जो शासक थे राव जैत सिंह, जो पाहेबा के युद्ध में मारे गए थे, उनके पुत्र थे कल्याणमल। ये दोनों शेरशाह सूरी के पास में पहुंचे। बीकानेर वाले, मतलब कल्याणमल खुद नहीं गए थे, अपने मंत्री को भेजा था नगराज को। तो नगराज जो जा रहे हैं वो बीकानेर के कल्याणमल के प्रतिनिधि के तौर पे जा रहे हैं। तो मतलब एक तो बीकानेर वहां पहुंच गया शेरशाह सूरी के पास में, और एक वीरमदेव मेड़तिया वहां पहुंच गए। शेरशाह सूरी से कहा हम आपके साथ हैं। बोले मतलब कैसे? मारवाड़ पर अटैक करो। अब बात कब की चल रही है? 1544 की। मारवाड़ पे आप अटैक करो, हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो, संघर्ष करो, बीकानेर और मेड़ता आपके साथ है। बोले ठीक है। बोले लेकिन आप लोग क्या चाहते हो? बोले आप जोधपुर पर, तो आप तो जोधपुर पर कब्जा कर लेना मालदेव राठौड़ को हरा के। और वीरमदेव ने कहा बोले मेरे को मेरा मेड़ता दिला देना वापस। कल्याणमल की तरफ से जो नगराज गए थे मंत्री, उन्होंने कहा कि मेरे को मेरा बीकानेर वापस दिला देना। शेरशाह सूरी ने जोधपुर पर, मारवाड़ पर अटैक कर दिया। तो क्या केवल यही कारण था मारवाड़ पर अटैक करने का? अभी उस युद्ध पर हम बात करेंगे, कि युद्ध जिसको गिरी सुमेल का युद्ध कहा गया, 5 जनवरी 1544 को लड़ा गया था। युद्ध का कारण क्या है? साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। सबसे कभी भी पूछा जाए एक कारण तो टिकाऊ साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, तभी तो कोई शासक अपने राज्य का विस्तार करेगा। फिर दूसरा क्या है? शेरशाह सूरी राठौड़ों की आपसी फूट का फायदा भी उठाना चाहता था, इसके लिए काम सरल हो गया। फिर तीसरा कारण यह है कि हुमायूं एक बार मालदेव राठौड़ के पास में था। ये हुमायूं, अकबर का पापा, ये एक बार मालदेव राठौड़ के पास में था। मालदेव के पास बहुत अच्छा अवसर था कि मालदेव उसको पकड़कर और शेरशाह सूरी को सौंप देता। शेरशाह सूरी ने भी अपना एक व्यक्ति भेजा हुआ था मालदेव के पास में, जैसा एक सोर्स हमको बताता है,
अकबरनामा और एक और है शायद फरिश्ता का, वो ये कहता है कि इसने अपना एक आदमी भेजा था मालदेव के पास में कि हुमायूं तुम्हारे पास आया हुआ है, उसको पकड़ के हमको सौंप देना। मालदेव ने इसको जाने दिया और पकड़ के सौंपा नहीं। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण शेरशाह सूरी ने ये अटैक कर दिया और इसको कहा गया पाहेबा का युद्ध। तो पहले युद्ध की बात कर लेते हैं और युद्ध के बाद फिर बात कर लेते हैं कि ये शेर हुमायूं को क्यों नहीं पकड़ा, जबकि मालदेव ने खुद ही लेटर लिख के बुलाया था। ये लेटर लिखा था और ये कहा था कि हुमायूं आजा, तेरी हेल्प मैं करूंगा, मैं खड़ा हूं तेरे साथ। अभी बाद में बात करेंगे, पहले हम इस युद्ध की बात करते हैं। तो इधर ध्यान दो, एक तरफ तो शेरशाह, एक तरफ मालदेव, और ये युद्ध है आपका गिरी सुमेल का युद्ध। इधर मैप से ही कर लेते हैं ना बात, मैप की तरफ चलते हैं। इधर आओ, कौन सा युद्ध? गिरी सुमेल। कब लड़ा गया? 5 जनवरी 1544 को। डेट ध्यान रखना, डेट पूछी गई है इसकी। क्यों कहा जाता है ये युद्ध का नाम क्या क्यों है? क्योंकि एक तो जगह आती है आपकी गिरी, गिरी मतलब पहाड़ी, कोई पहाड़ी है एक जैतारण में। जैतारण जो पहले आपके पाली में आता था, अभी नया जिला बन गया आपका ब्यावर, अभी ब्यावर में आता है। ब्यावर, टाटगढ़, मसूदा, बदनौर, जैतारण, ये ब्यावर में अभी है, कुछ एक और भी। तो यहां तो कैंप लगाया था मालदेव ने अपना जैतारण स्थान पर, इस गिरी स्थान पर, जैतारण में गिरी स्थान पर। और एक जो जगह आती है जिसको सुमेल या सामेल कहा जाता है, इस स्थान पर शेरू ने अपना कैंप लगाया था, मतलब शेरशाह ने अपना कैंप लगाया था। तो इसीलिए इस युद्ध को कहा गया गिरी सुमेल का युद्ध। इधर एक तरफ कौन? मालदेव। मालदेव, मालदेव के सेना नायक एक तो जैता और एक कुंपा। दूसरी तरफ कौन? एक तो शेरू, शेरशाह, और इसके अलावा बीकानेर के कल्याणमल, कल्याणमल, और इसके अलावा वीरमदेव, मेड़तिया। फरिश्ता ये कहता है शेरू की हिम्मत नहीं हुई 1 महीने तक कि वो जाके अटैक कर दे। शेरू बड़ा असमंजस में रहा, शेरशाह को बोल रहा हूं शेरू, कि अटैक करूं कि नहीं करूं, अटैक करूं कि नहीं करूं। पराजय अगर हो गई तो पराजय होते ही दिल्ली आगरा के शासक को ही पराजित कर देगा मालदेव। पराजित करते ही ऐसी स्थिति में पूरे जो भारत का बादशाह है वो मालदेव हो जाएगा। तो टेंशन में शेरशाह सूरी। और वैसे भी इतिहासकारों ने मालदेव के संबंध में कुछ शब्द उपयोग में लिए हैं और वो सही लिए हैं। मालदेव को कहा गया हिंदू बादशाह। इसके अलावा फरिश्ता और बदायूनी ये कहते हैं कि भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान लिखा है ना, हिंदुस्तान का महान पुरुषार्थी राजकुमार। इसके अलावा हशमत वाला शासक, मतलब वैभवशाली शासक भी कहा है। ध्यान रखना, ये सब टाइटल पूछे जाते हैं। हशमत वाला शासक। और एक कोई डॉक्टर भार्गव है, उनकी एक किताब है मारवाड़ एंड द मुगल एम्परर्स, उसमें उन्होंने लिखा है कि ये जन्मजात सैनिक और इसके अलावा चतुर कूटनीतिज्ञ थे मालदेव। तो उपाधियां भैया इतनी बड़ी बड़ी दी हुई, तो कुछ ना कुछ तो बात थी। इसलिए शेरू 1 महीने तक डटा रहा कि अटैक करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, हार जाऊंगा तो ये तो पूरे दिल्ली मेरा वो वाले क्षेत्र भी चले जाएंगे। शेरशाह सूरी ने यहां पर एक दिमाग लगाया, चाल सोची। क्या चाल सोची? एक लिखाया लेटर। अब देखो कुछ अलग अलग सोर्स हैं जो ये बताते हैं कि मालदेव राठौड़ के साथ में एक षड्यंत्र हुआ और उस षड्यंत्र के कारण मालदेव राठौड़ रात को ही अपनी मुख्य सेना को लेकर युद्ध भूमि से पलायन कर गए और मालदेव की मात्र 12,000 की फौज यहां पर रह गई थी। जेता और कुंपा ने यहां पर युद्ध लड़ा। लड़ते 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 वो रणखेत हुए और मालदेव राठौड़ को शेरशाह सूरी को जीतने में इतना जोर आया कि वो ये कहता है कि खुदा का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, मैं जीत गया। फरिश्ता लिखता है इन बातों को, वरना मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। भाई मारवाड़ क्या मुट्ठी भर बाजरा ही होता है? वो दिल्ली का सुल्तान, तो बोले मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो वो षड्यंत्र के कारण मालदेव राठौड़ यहां पर पराजित हुए। तो वो क्या षड्यंत्र था उस पर थोड़ी सी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। अलग अलग सोर्स थोड़ा सा कहानी को अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन सब ये कहते हैं कि हाँ मालदेव के साथ में इस प्रकार का षड्यंत्र किया गया था। नैन्सी कुछ थोड़ा सा अलग कहते हैं, फरिश्ता थोड़ा सा अलग कह देते हैं, और इसके अलावा जो तारीख है फिर शेरशाही है उसमें भी थोड़ा सा अलग है। सुनना क्या है, सबका थोड़ा थोड़ा बता देता हूं।
शेरू ने एक लेटर तैयार कराया, इसमें ऊपर तो लिखा हुआ था मारवाड़ी भाषा में, जैसे मालदेव के जो सेना नायक हैं जेता और कूपा उन्होंने लिखा हो इस प्रकार से, और नीचे लिखा हुआ था फारसी भाषा में, जैसे शेर शाह सूरी ने इनके इस पत्र का वापस जवाब दिया हो। मारवाड़ी भाषा में तो क्या लिखा हुआ था, आप चिंता मत करो, मालदेव को पकड़कर आपको सौंप देंगे। हम खुद मन ही मन मालदेव से चिढ़ते हैं, खुंदस खाते हैं, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है मालदेव की तरफ से लड़ना। समय आने दो, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, युद्ध भूमि में मालदेव को पकड़ेंगे और आपको सौंप देंगे। ये तो लिखा हुआ था मारवाड़ी भाषा में, और नीचे फारसी भाषा में लिखा हुआ था, जैसे शेर शाह सूरी ने वापस रिप्लाई किया हो, उम्मीद रखो, चिंता मत करो, जीत तुम्हारी होगी। और ये जो पत्र हैं इस प्रकार के, ये पत्र मालदेव राठौड़ के जो सैनिक कैंप था उसमें पटकवा दिए, और ये सूचना भी पहुंचवा दी कि आपके जो सेना नायक है ना जेता और कूपा बिक गए शेर शाह सूरी के हाथों। मालदेव ने जब जांच कराई तो इस प्रकार के पत्र मिले, और पत्र में एक तरफ मारवाड़ी और एक तरफ फारसी भाषा, तो मतलब इस प्रकार का ये तैयार किया गया, ड्राफ्टिंग इस प्रकार की हुई कि मालदेव को ये पूरा यकीन हो गया कि मेरे जो सेना नायक हैं वो बिक गए। जेतार कूपा ने खूब समझाया, अरे समझो ये चाल है उसकी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मालदेव ने एक नहीं सुनी और सेना लेकर चले गए युद्ध भूमि से। नैणसी थोड़ा सा अलग कहते हैं, नैणसी कुछ और कहते हैं, आपको इसमें नहीं जाना कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार का कोई एक षड्यंत्र खेला गया था। नैणसी ये कहते हैं कि साहब शेर शाह सूरी ने 20,000 रुपए तो जेता के कैंप में पटकवाए, 20,000 रुपए कूपा के कैंप में पटकवाए, और कुछ जाली पत्र भी पटकवा दिए वहां पर। मालदेव के पास में ये सूचना पहुंचवा दी कि रुपए ले लिए जेता और कूपा ने, बिक गए, आपको पकड़ के और सौंप देंगे। जांच कराई तो इस प्रकार के ये कोई रुपए मिले। ये रुपए हालांकि जेता और कूपा को ये कहकर दिए गए थे किसी व्यक्ति के माध्यम से, उन्हीं का ही कोई व्यक्ति बनवाकर, कि कूपा से ये कहा था कि साहब हमको कंबल अंबल ला देना, ये पकड़ो 20,000 रुपए, और जेता से कहा था कि सिरोही की तलवार ला देना, ये पकड़ो 20,000 रुपए। पर मालदेव को यहाँ पे यकीन हो गया कि मेरे आदमी जो है वो बिक चुके हैं, और मालदेव अपनी मुख्य सेना को लेकर रात्रि में पलायन कर गए, और मालदेव सीधे पहुंचे जोधपुर, और जोधपुर में अपने आप को मजबूत करना शुरू कर दिया। जेता और कूपा के लिए ये एक प्रकार से कलंक था कि जो उन्होंने नहीं किया उस चीज का ब्लेम उनके ऊपर लगाया जा रहा था। बहुत जोरदार लड़े, बहुत बहादुरी से लड़े, मात्र 12,000 की फौज लेकर लड़े, जबकि उनके सामने 80,000 की फौज थी। खुद लिखता फरिश्ता कि शेर शाह सूरी की फौज 80,000 की थी। इसके अलावा बदायूं नहीं कहता 50,000 की फौज थी, एक सोर्स और है वो कहता है नहीं साहब 80,000 की फौज थी। तो मोटा मोटी 80, 50 से 80 के बीच में थी, एक तरफ कहां आपकी 12,000 की फौज। लेकिन शेर शाह सूरी को जीतने में इतना जोर आया, खुद ऐसी हालत, एक जो सोर्स है आपका तारीख है शेर शाही, उसमें यह है कि मालदेव की सेना का एक हिस्सा तो भाग गया था, और मालदेव की सेना में जो अफगान थे वो कई तो आपस में एक दूसरे को उल्टा सीधा कहने लग गए थे, भाग लो वहां से, क्योंकि उधर से वो जो राठौड़ है वो तुम्हारी सेना को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। लेकिन फाइनली एक व्यक्ति निकल कर आया, जलाल खां जलवानी। मतलब जब शेर शाह सूरी हार रहा था तो ये निकल कर आया जलाल खां जलवानी, और जलवानी ने फिर अपना जलवा दिखाया। दरअसल यहां के जो शासक होते थे और जो मुस्लिम शासक होते थे, दोनों की लड़ने की स्ट्रेटेजी एक अलग होती थी। राजपूत योद्धा पूरी फौज को एक साथ धक्के से हमला किया करते थे, कोई रिजर्व टुकड़ी नहीं रखा करते थे, जितनी भी फौज है उसको एक साथ लेकर एकदम से हमला किया करते थे। जबकि जो मुस्लिम योद्धा होते थे वो एक रिजर्व टुकड़ी रखा करते थे कि जब युद्ध लड़ते 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 बाकी सैनिक थक जाएंगे सामने वाले शत्रु के, तब हमारे जो रिजर्व सैनिक हैं वो अचानक से हमला बोलेंगे, और एक तो तरोताजा सैनिक हो, एक थका हुआ सैनिक हो, तरोताजा सैनिक को तो एडवांटेज। तो ये रिजर्व टुकड़ी का आदमी था जलाल खां जलवानी, और इसने जलवा दिखाया और अपनी रिजर्व फोर्स को लेकर पहुंचा, और फिर इसने सारा खेल बदल दिया। तो ध्यान रखना, आपके काम की बात क्या है, केवल गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544, मालदेव के सेनानायक जेता और कूपा, मालदेव युद्ध भूमि से पलायन कर गए थे, जलाल खां जलवानी जिसने जिताया शेरशाह सूरी को। शेरशाह सूरी ने कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ये बात किसने लिखी है, फरिश्ता ने ये बात हमको बताई है कि साहब उसने ऐसा उसका कथन था। क्लियर, बाकी तो और सारी चीजें बताने डिटेल से बताने के लिए थी आपको। चलो अब इसके बाद आगे क्या हुआ सुनना। शेरू जीत गया, मालदेव कहां पर,